सब्जेक्ट आरसीसी, लेक्चर 6। तो आज हम लेक्चर 6 में क्या पढ़ेंगे? ओवर रेनफोर्स बीम। ओवर रेनफोर्स बीम क्या होती है? ऐसी धरन जिसमें प्रवरण की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, ऐसी धरन को अति प्रबलित धरन कहते हैं। तो इसे जानते हैं, ऐसी काट जिसमें कंक्रीट में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल, कंक्रीट में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल अपने अनुगय प्रतिबल पर स्टील से पहले पहुंचे। किससे पहले पहुंचे? स्टील से पहले पहुंचे। अगर ऐसी काट है जिसमें कंक्रीट के वास्तविक प्रतिबल अपने अनुगय प्रतिबल पर स्टील से पहले पहुंच रहे हैं, तो ऐसी काट कैसी काट होगी? अति प्रबलित धरन। और बैलेंस सेक्शन कैसा होता था? जिसमें कंक्रीट और स्टील में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल अपने अनुगय प्रतिबल पर एक साथ पहुंचते थे, उसे क्या कहते थे? बैलेंस। अब हम जरा इसका प्रतिबल आरेख देखते हैं। इस प्रतिबल आरेख में जहां प्रतिबल शून्य होते हैं दोनों के, उससे अक्ष को क्या कहते हैं? क्रांतिक अक्ष, जिसकी दूरी क्या है? xc। और ये प्रतिबल आरेख है, तो स्टील का प्रतिबल क्या होगा? अनुगय प्रतिबल सिग्मा st बाय m, और कंक्रीट का अनुगय प्रतिबल सिग्मा cbc। ये चीज हमें पहले से पता है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? कंक्रीट के वास्तविक प्रतिबल, तो कंक्रीट के वास्तविक प्रतिबल क्या होता है? सिग्मा cbc डैश अपने अनुगय प्रतिबल पर स्टील से पहले पहुंच रहा है। किससे पहले पहुंच रहा है? स्टील से पहले। इसका मतलब है ये जो सिग्मा cbc डैश है, ये स्टील से पहले सिग्मा cbc पर पहुंच रहा है। ये यहाँ पर जिस समय में पहुंचा, उस समय स्टील का प्रतिबल कहाँ था? यहाँ था। अब आप सोचोगे ये सेक्शन में तो स्टील ज्यादा है, तो फिर कंक्रीट पहले क्यों पहुंच रहा है, स्टील देर में क्यों पहुंच रहा है? तो ये कंक्रीट की और स्टील की लिमिट है प्रतिबलों की। माना अगर किसी स्ट्रक्चर को हमने 30 साल के लिए डिजाइन किया है, 30 ईयर के लिए, और 30 ईयर की आवश्यकता के अनुरूप ही हमने उसमें कंक्रीट और स्टील डालना था, पर हमने क्या किया? 30 साल के लिए जितनी आवश्यक स्टील की मात्रा थी, उससे अधिक तो हमने उसमें स्टील डाल दिया। पर कंक्रीट हमारा कैसा था? कंक्रीट उतना ही था। तो कंक्रीट ने तो अपनी 30 साल तक सेवा दे दी। कंक्रीट ने सेवा कितनी दी? 30 साल तक। इसका मतलब 30 साल उसकी उम्र थी, और 30 साल में ही वो यहाँ पहुंच गया वास्तविकता में। लेकिन जो स्टील था वो क्या किया? हमने ज्यादा डाल दिया। इसका मतलब क्या है? स्टील ये कह रहा है मैं तो अभी इतना, और मेरी एज अभी इतनी और है, मैं स्ट्रक्चर को अभी इतनी एक्स्ट्रा और सेवा दे सकता हूँ, चाहे वो 10 साल हो, 30 साल से आगे, चाहे 20 साल हो। इसका मतलब इसकी इतनी एज और बाकी है, पर कंक्रीट ने अपनी सेवा पूरी कर दी है। अब अगर हम वास्तविक प्रतिबलों को देखें, तो वास्तविक प्रतिबल में क्या है? इस वास्तविक प्रतिबल का कटान बिंदु कहाँ बन रहा है? यहाँ। और यहाँ पर इसका मतलब वास्तविक प्रतिबल क्या है? शून्य। मतलब ये हमारी वास्तविक अक्ष है, और वास्तविक अक्ष की दूरी कितनी होती है? xa। इस फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो xa है, इस xc से ज्यादा है। xc ऊपर है और xa कहाँ है? नीचे। तो हमारी xa ज्यादा है xc से। अगर ये कंडीशन आती है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि x से ज्यादा हो xc से, तो हमारा धरन ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर xa का मान, वास्तविक अक्ष का मान क्रांतिक अक्ष से ज्यादा आए, तो हमारा धरन कैसा है? अति प्रबलित। इसका मतलब उसमें स्टील ज्यादा बड़ी है।
एक्स ए ज़्यादा है तो स्टील ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा है तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो कंक्रीट क्या थी, उसकी एज 30 साल में पूरी हो गई थी। इसका मतलब अगर उसकी रियलिटी में देखा जाए इस स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टील क्या है, मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन कंक्रीट स्टील के कंपैरिजन में वीक है, क्या है, कमजोर। मतलब कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में कंक्रीट कमजोर होता है स्टील की तुलना में। तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट में पहले फेल होगा, जो चीज कमजोर होगी उसी चीज में पहले फेल होगा। मतलब हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट में पहले फेल होगा, कंक्रीट में पहले फेल होगा। क्यों फेल होगा, क्योंकि कंक्रीट बुढ़ी हो चुकी है। स्टील की तुलना में कंक्रीट ने अपनी सेवा, वो रिटायर हो चुकी है यहाँ पर, और जबकि स्टील अभी रिटायर नहीं हुआ है। इसलिए इस स्ट्रक्चर में, ओवर स्ट्रक्चर में कंक्रीट पहले फेल होती है। अगर कंक्रीट फेल हो रही है तो हम जब डिजाइन करते हैं तो हमेशा हम कमजोर चीज को पकड़ कर चलते हैं, क्योंकि मूवमेंट रेसिस्टेंस के लिए हम डिजाइन करते हैं, प्रतिरोधी आघूर्ण के लिए। तो प्रतिरोधी आघूर्ण के लिए जब आप डिजाइन करेंगे तो हम स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण इसमें रख के ज्ञात करके क्या करेंगे, स्टील तो हमारी मजबूत है ही, अगर आप स्टील का निकालते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंक्रीट वो पहले ही प्रतिरोधी आघूर्ण में फेल हो जाएगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करते हैं। किसका, कंक्रीट का। हमारा स्ट्रक्चर कंक्रीट में पहले फेल होगा, इसलिए कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण, कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण क्या होता है, Fc इंटू जेड। आप कह सकते हैं MRC बराबर 1/2 BX सिग्मा CBC D माइनस में x/3। इसका मतलब अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है तो आप उसमें कंक्रीट का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो कंक्रीट में पहले फेल हो जाएगी, इसलिए हम पहले ही उसका प्रतिरोध पता कर लेंगे कि कितना है। अब जरा अंडर को देखते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता था, हमारी स्टील आवश्यकता से कम दी होती है, जो आवश्यक मात्रा है उससे भी कम हमने अपनी स्टील को दिया होता है। तो अगर हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करें, अंडर रेनफोर्स सेक्शन ऐसा सेक्शन जिसमें इस्पात की मात्रा आवश्यकता से कम है। ऐसा काट जिसमें स्टील में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल अपने अनुगय प्रतिबल पर कंक्रीट से पहले पहुंच जाए। इसमें किससे पहले, स्टील के कंक्रीट से पहले पहुंच रहे हैं, पहले पहुंच जाए। अब इसका फिगर देखें तो क्या होगा, ये क्या है, क्रांतिक अक्ष, जिसकी दूरी कितनी है, xc। कंक्रीट में अनुगय प्रतिबल परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा CBC, और स्टील में क्या होता है, सिग्मा ST/m। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा काट जिसमें स्टील में उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल, किसके, स्टील के वास्तविक प्रतिबल क्या होते हैं, सिग्मा ST'/m, अपने अनुगय प्रतिबल के बराबर प्रतिबल पर, अनुगय प्रतिबल पर कंक्रीट से पहले पहुंच जाए।
ये कंक्रीट से पहले पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पहुंच गए, तब आपकी कंक्रीट का वास्तविक प्रतिबल सिग्मा सीबीसी डैश कहाँ था, कहीं यहाँ। सेम वही चीज इसमें, इसकी मात्रा कम है, मतलब ये अपनी सेवा पहले खत्म कर रहा है, और कंक्रीट की अभी उम्र बाकी है, क्योंकि कंक्रीट को जितना डालना था 30 साल के लिए डालना था, वो 30 साल के लिए यूज हो रही है, लेकिन ये 30 साल से पहले ही अपनी सेवा समाप्त कर देगी। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे वास्तविक प्रतिबल है, ये रेड लाइन से, इसका कटान बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वास्तविक प्रतिबलों का कटान बिंदु का मतलब ये क्या है, वास्तविक अक्ष, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, x से। अब हमें फिगर से क्या समझ में आ रहा है, ये जो x है, इस एक्सिस से क्या है, कम है, मतलब कि x से ऊपर है, x से नीचे है। अब ऊपर नीचे तो इतना अच्छे से याद नहीं रहता, आप कम ज्यादा से याद करेंगे वो बेटर रहता है। तो XA आपका कम है XC से, तो आपकी धरण कैसी है, तो धरण अल्प प्रबलित है, अंडर रेनफोर्स्ड है, अंडर रेनफोर्स्ड है। सिंपल है। अगर वास्तविक अक्ष ज्यादा है तो स्टील ज्यादा है, स्टील ज्यादा है तो ओवर रेनफोर्स्ड। अगर वास्तविक अक्ष क्रांतिक अक्ष से कम है तो कम स्टील है, अल्प प्रबलित धरण। आपको सिर्फ कंपेयर करना है XC से और XA से। यहाँ तो आपने फिगर से पता कर लिया, लेकिन हम कैसे पता करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है XC और XA की, जो आप निकालेंगे m सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन में m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST से XC की वैल्यू निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और XA के लिए क्या करते हैं, 1/2 bx² MAST d माइनस x। इन दोनों की वैल्यू जब निकल आएगी, इन दोनों से न्यूमेरिकल फॉर्मूले से XC और XC के आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो ओवर है या अंडर है। अब ये क्या था, अंडर था, मतलब स्टील कम थी, इसका मतलब ऐसा धरण स्टील में कमजोर है, स्टील कम है तो स्टील में ही कमजोर होगा, ऐसा धरण स्टील में कमजोर है। अगर स्टील में कमजोर है तो क्या है, हमारा जो फेल होगा वो पहले स्टील में फेल होगा, और स्टील में फेल होगा तो हम किसके लिए प्रतिरोधी आघूर्ण निकालेंगे, तो प्रतिरोधी आघूर्ण स्टील के लिए ज्ञात करेंगे। डिजाइन करने के लिए जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे वो स्टील का लेंगे। किसका लेंगे, स्टील का। स्टील का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा ST AST d माइनस x/3। अगर आपकी धरण स्टील में फेल हो रही है तो आप उसके लिए स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करेंगे, और इस तरीके से हम सिर्फ ओवर और अंडर का पता करके हमें प्रतिरोधी आघूर्ण पता चल जाता है कि किसका निकलना है, कंक्रीट के लिए या स्टील के लिए। अब ये अंडर और ओवर को अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो ये प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई सेक्शन है RCC का, आपने क्या किया, हमें अपना स्ट्रक्चर, अपनी छत है, कोई छत है, उसको आपने बहुत मजबूत बनाने के लिए उसमें बहुत सारी सरिया डाल दी। क्या डाल दी, बहुत सारी सरिया। आपने सोचा हमारा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बन गया, लेकिन ये जब बहुत ज्यादा डल गई, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है, ओवर का है, ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड में क्या होता है, स्टील मजबूत होने के कारण कंक्रीट में पहले फेल हो जाता है। किसमें फेल होता है, कंक्रीट में फेल होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जब ये कंक्रीट में फेल हो रहा है पहले, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में स्टील, तो जब कंक्रीट अपनी एज 30 साल पूरी कर लेगा, स्टील की मान लीजिए 40 साल है, तो स्टील तो 40 साल के लिए सीधा जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन कंक्रीट और स्टील मिलकर एक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, दोनों एक हैं। पर कंक्रीट हो गया बुड्ढा, उसने छोड़ दिया स्टील का साथ। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी छत होती है, कभी कभी आपने देखा होगा मलबा गिर गया अचानक से, वो इसी वजह से जो मलबा होता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि कंक्रीट बॉन्ड छोड़ देती है स्टील के साथ, क्योंकि कंक्रीट का क्या है, स्ट्रेंथ एज पूरी हो चुकी होती है, इसलिए कभी भी
ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये अचानक से गिर जाते हैं। जैसे ही कंक्रीट वीक होगा, कंक्रीट कोई वार्निंग नहीं देती है, वो अचानक से स्ट्रक्चर आपका मलबा गिर जाएगा और इससे कई मौतें भी हो सकती है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। और यदि अगर हम अंडर की बात करें, अंडर में क्या है, आपने कंक्रीट दिया, कंक्रीट है, प्रॉब्लम है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा स्टील पहले फेल हो रहा है, किसमें, अंडर में। तो जब ये स्टील फेल होना चालू करेगा तो कोई भी लोहा होता है टूटने से पहले खिंचता है। अगर आप किसी लोहे को तोड़ेंगे तो टूटने से पहले खिंचेगा, झूलेगा, तब टूटता है। तो अगर इसमें कंक्रीट तो मजबूत है, उसकी एज क्या थी, अभी बची हुई थी यहाँ पर, लेकिन स्टील की पूरी हो गई। स्टील क्या है, बुढ़ा होने लगा तो स्टील इस तरीके से झुकने लगेगा, टूटने से पहले वो मुड़ने लगेगा और स्ट्रक्चर में से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। आपने कई सारी बिल्डिंग देखी होंगी जिसमें से सरिया बाहर आती हुई दिखाई दे रही होती हैं, पुरानी हो जाती हैं तब। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर हमें वार्निंग दे रहा है कि मैं गिर सकता हूँ, मेरी एज पूरी हो गई है। इसलिए मोस्टली जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अंडर रेनफोर्स बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना इतना इजी नहीं होता है कि हम बैलेंस बना सकें हर चीज को। तो आप अंडर रेनफोर्स बना सकते हो, कम स्पार्ट डाल सकते हो, पर ओवर नहीं। अब कम का मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल ही कम डाल दें नाम मात्र के लिए, आवश्यकता के अनुरूप तो डाला ही जाएगा। तो ओवर और अंडर से कैसे हम पता करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पता चल गया। अब हम जरा इस पे प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इन सिंगली रेनफोर्स बीम में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं। आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम में 3 तरह की प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ये एग्जाम्स के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन जिन प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं प्रॉब्लम पर बेस्ड आएगा। पहली प्रॉब्लम होती है आपकी, आपसे पूछा जाएगा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधी आघूर्ण या लोड। आपसे आपकी पहली प्रॉब्लम में क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा कि प्रतिरोधी आघूर्ण बताइए या भार बताइए धरन का। दूसरा आपसे पूछ सकता है सिग्मा सीबीसी डैश और सिग्मा एसटी डैश के मान, मतलब कि वास्तविक प्रतिबलों के मान बताइए। तीसरा चीज आपसे पूछ सकता है साइज ऑफ बीम, धरन का साइज क्या होता है, बी इंटू डी, ये बताइए, या एरिया ऑफ स्टील। आपसे 3 तरीके की प्रॉब्लम ही पूछेगा, प्रतिरोधी आघूर्ण या लोड, वास्तविक प्रतिबल किसके, कंक्रीट और स्टील के, धरन का साइज और उसमें कितना प्रॉब्लम डालना है। तो ये 3 प्रॉब्लम है। हम पहली प्रॉब्लम को जानते हैं, पहली प्रॉब्लम क्या होती है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो। प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं कैसे इनका सॉल्यूशन करना है। आरसीसी में एक चीज बेटर है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल में सिर्फ स्टेप्स याद करने और आप एक प्रॉब्लम का एक स्टेप याद कीजिए, आप उससे 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी पहली प्रॉब्लम ये आती है, धरन का प्रतिरोधी आघूर्ण या भार ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमें डाटा दिया होता है, क्या दिया होता है, डाटा। तो अगर आपसे प्रतिरोधी आघूर्ण या भार पूछा है धरन का, तो आपको दिया होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील, मतलब कि कंक्रीट और स्टील के ग्रेड दिए होंगे, या फिर ग्रेड नहीं दिया होगा तो सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी और एम की वैल्यू दी होगी, इन तीनों की वैल्यू। दूसरी चीज आपको दी होगी साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम बी इंटू डी, आपको ये मान दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, अगर ग्रेड दी है कंक्रीट और स्टील की, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिग्मा सीबीसी,
सिग्मा ST और m का मान लेंगे। जैसे कि पता ही है आपको, M20 के लिए 7, M25 के लिए 8.5, ये Fe 250 के लिए 140, Fe 415 के लिए 230 और m क्या हो जाता है 280 बट्टे में 3 सिग्मा CBC। इससे आप ये तीनों मान निकाल लेंगे। अब हमसे पूछा है उन्होंने मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, पर अभी आपने देखा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंक्रीट का भी होता है और स्टील का भी होता है, दोनों का अलग अलग होता है। हमें निकालना किसका है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता करना होगा बीम ओवर है या अंडर। मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंक्रीट का बताना है कि स्टील का, यह आपको ही पता करना है, क्वेश्चन नहीं बताएगा। क्वेश्चन ने कह दिया मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस याद कीजिए, पर आप क्वेश्चन से थोड़ी क्वेश्चन करेंगे कि किसका बताएं, कंक्रीट का या स्टील का। तो वो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये पता करेंगे आपकी बीम ओवर है या अंडर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, सबसे पहले निकालिए आप धरन की प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई D कैसे निकालते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ बीम। आप अपना साइज ऑफ बीम से देख लेंगे, ये D दी होगी आपको। आपको क्या ज्ञात करनी है, D। तो ये ज्ञात करना आपको आता ही है। D कैसे ज्ञात करते हैं, सेम D में से क्लियर कवर को घटा के उसके डाया को और डाया के हाफ को घटा के क्या ज्ञात कर लेंगे आप, D ज्ञात कर लेंगे। यहां से आपको मिल जाएगी प्रभावी गहराई। अब हम अपना स्टेप 3 क्या करेंगे, क्रांतिक अक्ष। क्रांतिक अक्ष XC कैसे निकालते हैं, XC इक्वल टू M सिग्मा CBC इंटू में D अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस में सिग्मा ST। XC आप निकाल सकते हैं, आपके पास इस M की वैल्यू ये रही, सिग्मा CBC की वैल्यू आपने यहाँ से ले ली, D आप यहाँ ज्ञात कर चुके, ये हो गया और ये कहाँ है, यहाँ पर। तो XC क्या है आपकी, फाउंड हो जाएगी यहाँ से। जब XC की वैल्यू फाउंड हो जाएगी तो नेक्स्ट वैल्यू किसकी फाउंड करेंगे, स्टेप 4 में वास्तविक अक्ष की। वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष क्या होती है, इसका फॉर्मूला वास्तविक अक्ष का क्या होता है, 1/2 bx² MAST D माइनस x। आपको इससे वास्तविक अक्ष निकालनी है। यहाँ पर B कहाँ है आपकी, ये B दी थी आपको क्वेश्चन में, डाटा गिवन में यहाँ B दिया हुआ था, B है आपके पास। M मापांक अनुपात है, ये भी है। D भी आपने ज्ञात कर लिया, आपके पास क्या नहीं है, AST। AST कैसे ज्ञात करते हैं, AST क्या होता है, हमारा डाया ऑफ ये जो बार है उसका एरिया। हमें पता है कि हम जो अपनी बार लेते हैं वो कभी लंबाई में नहीं लेते हैं, किसमें लेते हैं, उसके डाया में। तो सर्कुलर का एरिया क्या हो गया, π/4 d²। लेकिन ये एक छड़ के लिए है, किसके लिए, एक बार के लिए। इसमें मान लीजिए 3 डली है, 4 डली है, तो हम क्या करेंगे, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 का, 5 है तो 5 का। तो हम इसे लिख सकते हैं AST इक्वल टू n इंटू में π/4 d²। n क्या है, नंबर ऑफ बार, जितनी छड़ें होंगी उतनी एक छड़ के एरिया में इंटू कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, AST। बाकी आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। ये जो फॉर्मूला है थोड़ा टफ पड़ता है सॉल्व करने में, इसका जो फॉर्म आएगी वो आपकी इसमें आएगी द्विघात व्यंजक में। जब ये इसके अंदर आएगी तो आप इसमें x को या तो आप d/dx करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर धनाचार्य के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी यहाँ से x से फाउंड हो जाएगी।
अब हमें क्या है, एक्स सी और एक्स ए दोनों मिल गई। अपनी प्रॉब्लम के लिए एक्स ए मिल गया और एक्स सी फाउंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हमें पता करना है, दोनों को कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करके ये देखेंगे कि हमारी बीम अंडर है, ओवर है या बैलेंस है। इसकी कंडीशन आपको पता है, एक्स से बराबर एक्स सी के तो बैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड। एक्स ए एक्स सी से ज्यादा है तो ज्यादा है, स्टील ज्यादा है मतलब ओवर है, और एक्स ए कम है तो स्टील कम है मतलब अंडर है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि आपकी धरण ओवर है, अंडर है या बैलेंस है। और बैलेंस है, अगर अंडर है तो क्या करेंगे आप, कि प्रतिरोधी आघूर्ण कैसे निकालेंगे, प्रतिरोधी आघूर्ण अगर अंडर है तो किससे निकालते हैं, स्टील में कमजोर है मतलब स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण। स्टील का प्रतिरोधी आघूर्ण क्या होता है, एम आर बराबर सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। अगर अंडर है तो स्टील का निकाल लीजिए, और अगर ओवर है तो कंक्रीट में कमजोर है, क्योंकि स्टील ज्यादा है मतलब स्टील में मजबूत है। कंक्रीट में कमजोर है तो कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/2 बी एक्स सिग्मा सी बी सी डी माइनस एक्स बाई 3। अब आपका ये आ गया, मतलब ये ओवर है तो ऐसे याद कर लिया, अंडर है ऐसे याद कर लिया। बैलेंस्ड होगा तो क्या करेंगे आप, बैलेंस है तो इन दोनों में से कोई सा भी रख दीजिए, ओके हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे, जिससे अच्छा हो वो वाला एमआर से आप एमआर निकाल लीजिए बैलेंस के लिए, क्योंकि बैलेंस के लिए दोनों की वैल्यू इक्वली होती है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो रहा है, लोड। अगर उन्होंने भार पूछ लिया तो क्या करेंगे आप, लोड पूछा है तब क्या करेंगे। यहां तक तो आपको क्वेश्चन को करके लाना ही था, ये एम आर जो थे ये तो आपको निकालने ही थे, आपके पास आ गया एम आर। लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है लोड, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप और ऐड करना है, एक स्टेप और ऐड करना है। सोम में आप पढ़े थे, सोम में हमने क्या पढ़ा था, कोई धरण होती है सिंपली सपोर्टेड, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कहां से होती है, इसके अबाउटमेंट के सेंटर से। और जब इस पर बेंडिंग मूवमेंट लगता है, ये जो बेंडिंग मूवमेंट लगता है, इसको रोकने के लिए धरण अपने अंदर मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस प्रतिरोध देती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधी आघूर्ण। इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बराबर होता है बेंडिंग मूवमेंट के, जो आपका नमन आघूर्ण होता है उसी के बराबर होता है प्रतिरोधी आघूर्ण। जितना कोई आपको धक्का देगा, जितनी एनर्जी से, आप भी कोशिश करोगे मैं उसको उतनी ही एनर्जी से दूं, तो सेम रिएक्शन का जितना एक्शन होता है, रिएक्शन एक्शन सेम होते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट में क्या है, जितना बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है उतना ही धरण उसको सहन करने के लिए अपने अंदर प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। ये होता है इंटरनल मूवमेंट धरण का, और ये होता है एक्सटर्नल जो ऊपर से दिया जा रहा है। दोनों बराबर होते हैं। और बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या था, यूडीएल जब लोड लगाओ तो WL²/8, ये हम सोम में पढ़ चुके थे। अब बेंडिंग मूवमेंट बराबर मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, WL²/8। जहां पर अगर धरण में भार पूछा होगा धरण का, तो आपको एक L और दिया होगा एक्स्ट्रा डाटा में, इस L की वैल्यू आपको दी हुई होगी, तो आप क्या करेंगे, W निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, MR इंटू में 8 में L², यहाँ से आपका ये W फाउंड हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अगर लोड पूछा है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला और एक्स्ट्रा पुट करना है,
और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम फर्स्ट। और अगर प्रॉब्लम सेकंड देखते हैं अब कैसे करते हैं, ये स्टेप याद करने हैं इन प्रॉब्लम्स में, इनके अलावा इन प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं याद है। स्टेप आपको याद है तो आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करते हैं, स्टेप चेंज नहीं होता है आरसीसी में। अब देखते हैं प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 क्या थी हमारी, सिग्मा सीबीसी डैश और सिग्मा एसटी डैश ज्ञात करना, मतलब कि वास्तविक प्रतिबलों के मान ज्ञात करना। अब इसके लिए जब हमसे वास्तविक प्रतिबल पूछा जाएगा तो क्या क्या डाटा दिया गया होगा, डाटा गिवन, डाटा गिवन। सबसे पहले जो आपको दिया गया होगा धरन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, एम आर की वैल्यू आपको दी गई होगी या फिर लोड दिया गया होगा, ये दोनों चीज आपको दी होंगी, या तो ये दिया गया होगा या ये दिया गया होगा, कोई एक वैल्यू। इसके बाद सेकंड आपको दिया गया होगा साइज ऑफ बीम और एएसटी की वैल्यू। अब यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील नहीं दिए गए होंगे क्योंकि उससे तो हम प्रतिबल पता करते थे और इसमें हमसे प्रतिबल ही पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें उसने क्या दे रखा है, साइज ऑफ बीम, तो हम सबसे पहले अपने बीम को ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या थी हमारी डी, इस साइज से हम क्या निकाल लेते हैं, इफेक्टिव डेप्थ डी। ये तो आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहले निकालना ही निकालना है डी को। तो स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रभावी गहराई निकालेंगे, प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई डी कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है, डी में से क्लियर कवर माइनस करके और डाया का आधा करके। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगी, प्रभावी गहराई। फिर हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, हमें एएसटी, क्या एएसटी या तो दिया गया होगा, नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे आप, एन इंटू में π/4 डी स्क्वायर। ये क्या है, इतना एक डाया का एरिया और एन क्या है, नंबर ऑफ बार, जितनी छड़ें पड़ी हुई है। उन्होंने कह दिया 4 छड़ें हैं 20 mm डाया की, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू में π/4 इंटू में 20 का स्क्वायर, और 5 छड़ें हैं तो यहाँ पर 5 कर देंगे। सिर्फ आपको वैल्यूज को पुट करना है इन फॉर्मूले में और कुछ नहीं करना है। अब आपने एएसटी निकाल लिया स्टेप 2 में, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको निकालना है वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे वास्तविक प्रतिबल पूछे हैं। क्या पूछे हैं, वास्तविक प्रतिबल। यहाँ हमें सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी का मान दिया नहीं है, तो यहाँ क्रांतिक अक्ष का कोई काम नहीं है। यहाँ हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, वास्तविक अक्ष क्या होती है, बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बी कहाँ है, आपको दी थी, ये जो बी है ये दी है क्वेश्चन में, आपके पास बी है। एम मापांक अनुपात आपको दिया होगा या फिर आप मान सकते हैं। अगर एम या तो दिया होगा, नहीं दिया है तो आप M20 ग्रेड के लिए M इक्वल टू 13 होता है, आप इसको रख सकते हैं। 11 रखेंगे तो दिक्कत होगी, 18 रखेंगे तो दिक्कत होगी, आप 13 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, जो भी रखना है। वैसे तो M इक्वल टू 13 परफेक्ट है, या फिर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी होगी। AST ये निकाल लिया आपने, D यहाँ निकाल लिया आपने। अब क्या बचा आपको, ये X की वैल्यू फाउंड करनी है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, XA। जब आपके पास XA आ गया तो हम करेंगे अपना स्टेप 4।
हमें क्वेश्चन में मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस नहीं दिया है, लोड दिया है, तो क्या करेंगे आप? वही फॉर्मूला, लोड दिया था, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, तो मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बराबर रखेंगे WL²/8। यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर लोड दिया होगा तो सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन बढ़ी है आपकी, ज़्यादा नहीं। अब जब ये हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो हमें ज्ञात करने हैं अपने सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू। कैसे ज्ञात करेंगे? कंक्रीट का लो पहले तो, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। कंक्रीट का मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? MR बराबर 1/2 BX सिग्मा CBC D माइनस में x/3। यहाँ पर B आपको पता है, MR आपने अभी लोड से निकाल लिया था या फिर दिया हुआ था। B क्या है? आपको दिया है। X आपने यहाँ से ज्ञात कर ली। ये सिग्मा CBC ही उसने यहाँ पर हमसे पूछा है। D क्या थी? आपने पहले ज्ञात कर ली थी, प्रभावी गहराई यहाँ पर। X ज्ञात कर ही चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख के आपको क्या मिल जाएगा? सिग्मा CBC की वैल्यू। और क्योंकि हमने यहाँ वास्तविक अक्ष रखी थी, तो ये कैसे प्रतिबल आएंगे? वास्तविक प्रतिबल। इसके बाद हम किसका निकालेंगे? स्टील का। स्टील का मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? MR = सिग्मा ST AST D माइनस x/3। अब यहाँ पर MR दोनों के लिए एक ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है, तो जो वैल्यू यहाँ रखी थी वही वैल्यू यहाँ रखेंगे। MR रख दिया। सिग्मा ST हमें फाउंड करना है और AST हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। D ये निकाला हुआ है, X की वैल्यू यहाँ से पता है। सब वैल्यू को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिग्मा ST डैश। और इस तरीके से आप अपने वास्तविक प्रतिबलों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर सारी वैल्यू रखकर सिग्मा ST और सिग्मा CBC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको क्रांतिक अक्ष भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दो प्रॉब्लम्स के बाद हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम 3। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा प्रॉब्लम 3 क्या था? प्रॉब्लम 3 साइज ऑफ बीम, धरन का साइज बताना है या नहीं, साइज ऑफ बीम और एरिया ऑफ स्टील, ये हमको ज्ञात करने हैं कि धरन कितने साइज की है और उसमें कितना प्रबलन डलेगा। और इसके लिए जो हमें डाटा दिया गया होगा सॉल्यूशन करने के लिए, वो क्या होगा? आपको सबसे पहले दिया गया होगा मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या फिर लोड। इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई होगी। दूसरा आपको दिया गया होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट और स्टील के ग्रेड। एक तरीके से आपसे ये बोल दिया जाएगा कि इतने भार के लिए धरन का डिजाइन कीजिए, मतलब कि इतने W भार के लिए कितनी बड़ी और कितनी गहरी, कितनी चौड़ी और कितनी गहरी धरन बनानी चाहिए और कितना उसमें इस्पात देना चाहिए। हमें एक इस लोड के लिए जो दिया हुआ होगा 100 किलोन्यूटन 500 किलोन्यूटन, उस लोड के लिए अपनी बीम को डिजाइन करना है। ये बताना है कि इतने लोड के लिए इतनी चौड़ी, इतनी गहरी और इतने स्टील की आवश्यकता वाली धरन चाहिए। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहला स्टेप आप निकालेंगे डिजाइन कांस्टेंट। क्या निकालेंगे? डिजाइन कांस्टेंट। अभिकल्पन नेता
आपको क्या दिया गया है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट और स्टील के आपको ग्रेड दिए गए हैं। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा सीवीसी की वैल्यू, सिग्मा एसटी की वैल्यू और एम की वैल्यू। अगर एम 20 है तो 7, 25 है तो 8.5 और एफ 250 है तो 140, 415 है तो 230 और एम को कैसे ज्ञात कर लेंगे आप? 280 बट्टे में 3 सिग्मा सीवीसी से। सबसे पहले आप ग्रेडों को उठाएंगे और इनके मानों को निकालेंगे। या तो ये क्वेश्चन में दिए गए होंगे डायरेक्ट, नहीं दिए गए होंगे तो आपको कंक्रीट के ग्रेड दिए होंगे कि एम 20 एफ 415 के डिजाइन कीजिए, एम 25 एफ 250 के लिए, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है ग्रेड जो है। तो इसको निकालने के बाद सेकंड स्टेप पर हम आते हैं, एम आर इजकल टू क्यू बी डी स्क्वायर। ये जो है ये आईएस कोड का थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसको बोलते हैं आईएस कोड की थ्योरेटिकल वैल्यू। ये जो है एम आर इजकल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ये अभी तक आपने नहीं सुनी थी, ये क्या होती है? इसको एम आर इजकल टू क्यू बी डी स्क्वायर, इसमें हमारे पास ना बी है ना डी है ना क्यू है, ये भला क्या है? तो ये जो डी है ये हमें फाउंड करनी है, डी जो है वो हमें फाउंड करनी है, क्योंकि डी का जो है वो मेन रोल होता है, प्रतिरोधी आघूर्ण जो होता है वो किसके अबाउट होता है? डी के अबाउट। तो हमें इस प्रतिरोधी आघूर्ण के लिए इस डी को ज्ञात करना है। इसमें लेकिन हमारे पास बी भी नहीं है, तो बी या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा, या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा बी की वैल्यू। अगर नहीं दी है तो आप बी बराबर 300 से 500 mm के बीच में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 300 से 500 mm के बीच में एज्यूम कर सकते हैं, या क्वेश्चन में 450, 400 कुछ भी बी की वैल्यू दी गई होगी। नहीं दी है तो क्या करेंगे? मान लें, और जितना हो सके आप इसके बीच में मानिएगा तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा, गलत नहीं होगा अगर आप बी की वैल्यू को इसके बीच में मानते हैं तो। अब ये डी तो हमें ज्ञात करनी थी, बी हमने यहाँ से मान ली, ये क्यू क्या बना है? ये जो क्यू है ये क्या बना है? इसको देखते हैं। ये जो क्यू है ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है? डिजाइन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आईएस कोड की टेबल में फिक्स्ड है। अगर किसी के पास आईएस कोड है तो वो इसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से डायरेक्ट निकाल सकता है। जो ये क्यू है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर। अगर आपके पास आईएस टेबल है तो आप इस फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। आप आईएस कोड की टेबल देखिए, वहां पर आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपकी दी हुई ग्रेड। जैसे कि क्वेश्चन में एम 20 एफ 415 का ग्रेड था, अगर दिया हुआ है तो आप टेबल में जाएंगे, इन दोनों ग्रेडों को देखेंगे और ये क्यू की वैल्यू को वहां से पुट कर लेंगे। लेकिन हर किसी के पास आईएस कोड नहीं होता है, या फिर कोई नहीं देखना जानता है, तो क्यू की वैल्यू को हम फाउंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाउंड कर सकते हैं। क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर होता है 1/2 केसी इंटू में जे इंटू में सिग्मा सीवीसी। यहाँ पर सिग्मा सीवीसी तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन ये केसी और जे क्या है? केसी और जे क्या है? तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा x के बराबर, इससे तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, क्रांतिक अक्ष का फॉर्मूला m सिग्मा सीबीसी प्लस में सिग्मा एसटी। आपने क्रांतिक अक्ष का ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन इसको आईएस कोड में या आप देखेंगे कई बुक्स में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, x इक्वल टू केसी इंटू डी। इस केसी की वैल्यू आईएस कोड में ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ऑलरेडी टेबल में दी गई है। ये हमें हमारी टाइमिंग को शॉर्ट करती हैं, ये कांस्टेंट जो होते हैं, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर हमारे पास आईएस कोड है
तो हम ग्रेड ऑफ स्टील देख के Kc की वैल्यू डायरेक्ट टेबल में से रख के D का मल्टीप्लाई करके Xc निकाल सकते हैं। पर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें यहाँ पर, क्योंकि हम IS कोड को अभी सोच रहे हैं हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे। आप इन दोनों फॉर्मूले को देखिए, बात एक ही है। इन दोनों फॉर्मूले में क्या कॉमन है, ये D। अब ये D हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि हमारे पास D तो है नहीं। अगर आप इस D को यहाँ पे कंपेयर में इग्नोर कर दें तो आपके पास क्या बचा, ये बराबर होता है इसके, मतलब कि आप कह सकते हैं Kc बराबर होता है m सिग्मा CbC अपॉन में m सिग्मा CbC प्लस सिग्मा ST। आपको ये क्रांतिक अक्ष का फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन डिजाइन करना है तो आप Kc की वैल्यू इस फॉर्मूले में से इस D को मत रखिएगा, क्योंकि ये तो आपके पास वैसे भी होगी भी नहीं, और आप डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, Kc की वैल्यू। जब यहाँ से आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kc आ गया आपके पास, अब क्या रह गया, J बराबर होता है 1 माइनस Kc/3 के। J की जो वैल्यू होती है वो होती है J बराबर 1 माइनस Kc/3। Kc आप यहाँ निकाल लेते हैं, Kc की वैल्यू रखेंगे आपको J की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपके पास Kc हो जाएगा, J हो जाएगा और सिग्मा CbC आपके दिए हुए ग्रेड के लिए आपके पास था ही, तो आप क्या Q की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको क्या मिल जाएगी, Q की वैल्यू। और ये M20 और Fe 415 के लिए IS कोड में 0.9135 होती है, और जब आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके तो भी आपकी यही आएगी। तो या तो आप IS कोड से रख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 मिनट लेगी आपका सॉल्व करने के लिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा रिपीट आ जाते हैं यहाँ पर। ये तो अभी तक हमने सिर्फ Q को ढूंढा था, B क्या था हमने एज्यूम किया था, MR हमको क्वेश्चन में दे रखा है और Q हमने फाउंड कर लिया। तो क्या हम यहाँ से D की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमारी D क्या निकलेगी, D रिक्वायर्ड इक्वल टू, ये स्क्वायर में है तो हमने क्या किया, वर्गमूल ले लिया, MR अपॉन में QB। ये आपका D रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हो गया। D को हमने यहाँ MR अपॉन में QB करके इसको क्या कर दिया, वर्गमूल में कर लिया, तो हमें यहाँ से D रिक्वायर्ड मिल गई। अब आप खुश हो गए कि आपको B तो आपने मान लिया था और D आपको मिल गई, मतलब कि हमें साइज बीम का साइज मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैसी है, छोटी d, और स्मॉल d क्या होती है, प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई। और जबकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, B इंटू डी, कुल गहराई पूछी है हमसे, और हमें क्या मिली है, प्रभावी गहराई D, जो कि आवश्यक होनी चाहिए जितनी इतने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए। तो हम कुल गहराई कैसे निकालेंगे, प्रभावी गहराई तो आपको निकालना आता है, कुल गहराई कैसे निकालेंगे। अगर ये आपकी धरन में आपको क्या पता चल गया, ये D पता चल गया, और आपको चाहिए क्या, ये D आपको चाहिए। जब हमारे पास ये D होती थी तो हम इतना घटा के क्या करते थे, D निकाल लेते थे। पर अगर हमारे पास ये D है तो क्या हम इसमें इतना जोड़ के ये D नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। ये इसमें से घटाते क्या थे, ये जो दूरी है ये क्या है, कंक्रीट के किनारे से प्रबलन के केंद्र की दूरी से क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। कंक्रीट के किनारे से प्रबलन के केंद्र की दूरी को हम प्रभावी आवरण कहते हैं। यदि हम इस प्रभावी गहराई में प्रभावी आवरण को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, कुल गहराई। प्रभावी आवरण, प्रभावी आवरण कितना होना चाहिए, ये प्रभावी है, और हमने जो पढ़ा है कि क्लियर कवर 30 mm होना चाहिए, वो क्या पढ़ा था हमने, क्लियर। तो प्रभावी आवरण में हम क्या करेंगे, क्लियर कवर को क्लियर कवर लेंगे, और क्लियर कवर में क्या प्लस कर देंगे,
डाया ऑफ बार का हाफ, मतलब कि जो छड़ का डाया था उसका आधा क्लियर कवर में और जोड़ देंगे। क्लियर कवर कितना होता है 30 बीम के लिए। मान लीजिए आपकी छड़, यहाँ पर आपको छड़ का व्यास दिया नहीं है, हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ स्टील, तो हम छड़ का व्यास कुछ भी रख सकते हैं, 20 से लेके 25 के बीच में कुछ भी मान लीजिएगा छड़ का व्यास, ये भी आप मान सकते हैं। तो छड़ का व्यास आप मान लीजिए हमने 20 लिया, तो हमारा प्रभावी आवरण कितना आ गया 40 mm। अब हम क्या करेंगे, इस 40 mm को इस डी में जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कुल गहराई। तो हमारी कुल गहराई डी कितनी आएगी, ये जो डी रिक्वायर्ड यहां से हमने जो ज्ञात किया, डी रिक्वायर्ड में आप जोड़ देंगे इफेक्टिव कवर को, इस 40 mm को, तो आपको क्या मिल गई कुल गहराई। पर अब यहाँ पर एक और चीज है, अब भी खुश मत होइए कि आपको कुल गहराई मिल गई, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये जो कुल गहराई आई है, ये जो हमने निकाली थी, ये थी आवश्यक गहराई। क्या थी आवश्यक, मतलब कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। अगर आप डी रिक्वायर्ड में 40 मान लीजिए, आपकी डी रिक्वायर्ड 850 थी, क्या थी ये वाली निकल के आई 850, आपने इसमें प्रभावी आवरण 40 जोड़ दिया, आप सीधे सीधे आंसर क्या लिख देंगे 890। पर ये उसने मिनिमम बताई है हमें कि इससे कम तो होनी नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहा कि इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 890 की जगह हम डी बराबर, माना डी बराबर कितना ले लेंगे 900, आप 920 भी ले सकते हैं, 950 भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है जितना आप चाहें। अब ये नहीं है कि एकदम से आप 1000 बढ़ा दें, 850 की रिक्वायरमेंट थी, अब दुगना करते कि हमें ज़्यादा देना है, एक लिमिट में रखना है, उसमें 100 10 20 30 40 mm बढ़ा लीजिए, बस इतना 40 mm कवर के बाद। तो इसमें से आप कोई भी डी रख सकते हैं, तो आपका धरन का साइज कितना आ जाएगा, धरन का साइज बी, जैसे मान लीजिए आपने 300 मानी थी, बी इंटू डी बराबर, बी मान लीजिए 300 मानी थी और डी आपने 900 मान दी, तो कितना आ गया 300 इंटू 900। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं धर्म के साइज से। अभी इसमें हमसे एक और चीज पूछी है, इस्पात कितना डलेगा, क्या पूछा है इस्पात कितना डलेगा। हमसे पूछी है इस्पात की मात्रा, AST। ये जो AST है ये हमें किसके लिए ज्ञात करना है, जो उसने लोड दिया था या मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया था उसी के लिए। तो हमें बताना है कि इतना प्रतिरोध करने के लिए इतनी चौड़ी और इतनी गहरी धरन बनी, हमने चौड़ाई और लंबाई तो ज्ञात कर ली, इतने आघूर्ण के लिए, पर इतने आघूर्ण के लिए स्टील कितना डालना है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको कोई फॉर्मूले पर नहीं जाना है। स्टील का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस में x/3। अब आप इसमें देख रहे हैं आपके पास mr क्या है, आपको दी हुई है, सिग्मा एस टी आपको दी हुई है, ए एस टी जो है ये आपसे पूछी है, प्रभावी गहराई आप इससे पहले निकाल चुके थे, एक्स भी आप निकाल चुके थे। अब आप क्या करेंगे, इसमें ए एस टी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को ले आएंगे, हमें ए एस टी याद करना है। ए एस टी की फॉर्म में क्या हो गया, एम आर अपॉन में सब चीज कहाँ चली जाएगी इसके नीचे, सिग्मा एस टी डी माइनस x/3। ए एस टी निकालने का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। बुक में ये फॉर्मूला ऐसे दिया है, आप ये मत सोचिएगा ये नया फॉर्मूला है, अलग से फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसी में से, आप बस इसको याद रखिए, दो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को, क्रिटिकल एक्सिस और एक्चुअल एक्सिस को, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे अपना ए एस टी, कि हमें इतने स्टील के क्षेत्रफल की आवश्यकता है इतने आघूर्ण के लिए। सिग्मा एस टी आपके पास है, डी है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, आपके पास सारी वैल्यू है, ए एस टी फाउंड हो जाएगी। और इस तरीके से आप तीनों प्रॉब्लम से
हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन 3 प्रॉब्लम के ये 3 स्टेप याद रखने हैं, जो भी स्टेप थे। एक प्रॉब्लम पे अगर न्यूमेरिकल, सिर्फ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, अगर आपका सिग्मा एस टी ग्रेड चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, स्टेप रिपीटेड बाय रिपीटेड यही रहेंगे, और इस तरीके से आपके सभी सिंगल रेनफोर्स बीम की प्रॉब्लम इन्हीं 3 स्टेप्स पर फिनिश हो जाएंगी।